आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे दोबारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। अर्जुन का हाथ। सभी का ध्यान पहले ऋचा पर था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन के तलवार चलाने वाले हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसकी सारी नसें फट गई थी और यहाँ तक कि टेंडन और मेरिडियन को भी काफी नुकसान पहुंचा था। तलवार से हमला करने मात्र से ही उसके हाथ में इतनी चोट आ गई। यह तलवार चाल बहुत भयानक है। ये सोचना कि अर्जुन के हाथ में ऐसी चोट लगेगी। तलवार की चाल की शक्ति अर्जुन के नियंत्रण से कहीं ज्यादा थी। उसकी साधना का स्तर सीमित था, इसलिए उसकी मेरिडियन में इतनी ऊर्जा डालने से वे तुरंत फट गईं। दिव्य शहर के योद्धा अर्जुन को अत्यधिक चिंता से देख रहे थे। एक तलवार के हमले की कीमत इतनी अधिक होने के बावजूद क्या वह अभी भी अपने हाथ का उपयोग कर सकता है? अर्जुन। इस समय दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड खड़े हो गए। वे सम्मान की सीटों पर दूर बैठ थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को जो नजर दी वह उदार प्रशंसा की थी। तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम कर दिया है। अगर तुम आगे नहीं लड़ सकते तो खुद पर दबाव मत डालो। दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड को अर्जुन से वास्तव में ओवरऑल समूह प्रतियोगिता जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह काम बहुत कठिन था। अब सिटी लॉर्ड को पता था कि यह असंभव था कि अर्जुन अब अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कर सके। कम से कम अर्जुन उस भयानक तलवार के हमले का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसका हाथ इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। तलवार के हमले के कारण, जिसमें युआन क्यूई बहुत ज्यादा खर्च हुई थी, अर्जुन के पास अब केवल 60-70% युआन क्यूई बची थी। ऐसी स्थिति में मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ना बेहद मुश्किल होगा। वास्तव में ये कहा जाना चाहिए कि जीतना असंभव था। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की ओर देखते हुए प्रतिभागी बेंचों पर 13 अन्य लोग बैठे थे। काले कपड़ों में पीला चेहरे वाला युवक विशेष रूप से दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उसकी ताकत को केवल युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए अथाह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन कैसे जीत सकता था? इस समय काले कपड़े पहने युवक अब कोने में चुपचाप नहीं बैठा था। वह खड़ा हो गया, तलवार थामे हुए उसने अर्जुन को गहरी काली आंखों से देखा। अर्जुन ने भी काले कपड़े पहने युवक की ओर देखा। उसका दाहिना हाथ अभी भी कांप रहा था और उससे लगातार खून टपक रहा था। अफसोस की बात है, इस समय काले कपड़े पहने युवक ने अर्जुन को युआन क्यूई आवाज भेजी। उसकी आवाज ठंडी और बेरहम थी, जिससे किसी को भी चिंता हो सकती थी। अगर मुझे पता होता कि तुम में इतनी ताकत है तो मैं पिछले दौर में तुमसे व्यक्तिगत रूप से लड़ता। और अब जब तुम्हारा हाथ ऐसी हालत में है तो तुम अब मुझसे नहीं लड़ सकते। काले कपड़े पहने युवक ने अर्जुन के हाथ की ओर देखा और खेद व्यक्त किया। यद्यपि इस ओवरऑल समूह मैच में प्रतिभागियों को स्वयं के उपचार के लिए गोलियां, अमृत और अवशेष लेने की अनुमति थी, लेकिन समय सीमा कम होने के कारण इनका प्रभाव सीमित था। समझदार लोग बता सकते थे कि अर्जुन के हाथ पर लगी चोट उसकी हड्डियों और मेरिडियन की जड़ तक पहुंच गई थी। भले ही इसका तुरंत इलाज किया गया हो, लेकिन थोड़े समय में केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ठीक हो सकता है। अगर अर्जुन फिर से तलवार से हमला करता तो उसका हाथ पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। काले कपड़े पहने इस युवक को लगा कि यह बहुत दुख की बात है। वह मार्शल आर्ट का दीवाना था और उसने अपने सभी साथियों को मात दे दी थी। एक अकेले विशेषज्ञ के रूप में वह एक ऐसे कुलीन व्यक्ति की तलाश में था जो उसके साथ एक सुखद युद्ध में प्रतिस्पर्धा कर सके। अगर अर्जुन उस तलवार चाल का उपयोग फिर से कर सकता है तो अर्जुन उसके लड़ने लायक योग्य होगा। अर्जुन ने चुपचाप काले कपड़े पहने युवक को देखा। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि यह लड़ाई बहुत कठिन होगी। अब यह वास्तव में ऐसा ही हुआ था, लेकिन यह उसकी सोच से भी अधिक बुरा था। इस दूसरी लड़ाई ने उसके हाथ को बुरी तरह से घायल कर दिया था। हालांकि ऋचा बहुत ताकतवर थी और उसने अर्जुन को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। शुद्ध यांग तलवार महल की अवधारणा के साथ जो तलवार हमला किया गया था, उसका इस्तेमाल अर्जुन वास्तव में नहीं कर सकता था। वह उस मात्रा में बल के साथ हमला नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो वह अपने हाथ पर पड़ने वाले तनाव को संभाल नहीं पाता। अर्जुन, अपने आप पर दबाव मत डालो।
यह देखकर कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, सिटी लॉर्ड ने फिर कहा, इस गठबंधन प्रतियोगिता में विशेषज्ञों के बीच आदान प्रदान में जान जा सकती थी। भले ही कोई जान न जाए, लेकिन इससे गंभीर चोटें लग सकती थीं, जिससे उनमें से कुछ अपंग हो सकते थे। 6 महीने से ज्यादा समय तक बिस्तर पर पड़े रहना संभव था, और अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए 6 महीने बहुत कीमती थे। वह इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सिटी लॉर्ड। हालांकि मुझे लगता है कि मैं लड़ाई जारी रख सकता हूं। अर्जुन की आवाज शांत थी। दिव्य शहर के योद्धाओं के दिल डूब गए जब उन्होंने उसे यह कहते सुना। अर्जुन की वर्तमान स्थिति को देखकर सबको बहुत चिंता हो रही थी। अर्जुन की युवान क्यू बहुत अधिक समाप्त हो चुकी थी और उसका हाथ भी बुरी तरह से घायल था, तो वह कैसे आगे बढ़ सकता था। चूंकि तुम जोर दे रहे हो तो ऐसा ही होगा। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने अर्जुन को गहराई से देखा और फिर धीरे से बैठ गए। हाँ, यह अर्जुन अपनी प्रतिष्ठा खोने से बेहतर मरना पसंद करेगा। वो स्पष्ट रूप से इसे संभाल नहीं सकता, फिर भी वह जिद कर रहा है। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की ओर से रेशमी कपड़े पहने एक युवक ने तिरस्कारपूर्वक भाव से हंसते हुए कहा। युवक के रेशमी कपड़े मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के कुलीन वर्ग के कपड़े थे। कुलीन वर्ग के कपड़ों पर उड़ते हुए काले नदी के ड्रैगन की कढ़ाई की गई थी। ये सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के विस्काउंट के बराबर था। इस उम्र में विस्काउंट के पद तक पहुंचना ये साबित करता है कि यह युवक कमजोर नहीं था। एक खर्चीली ताकत को बहादुरों की बातें नहीं करनी चाहिए। अर्जुन खत्म हो चुका है। उसका हाथ अपंग हो चुका है और उसके पास 70% से भी कम युवान क्यों बचा है, इसलिए उससे डरने की कोई बात नहीं है। एक अन्य मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के कुलीन ने कहा। वह शालीन तरीके से हार स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह इतना समझदार नहीं है और इसके बजाय वह मंच पर मरने पर जोर दे रहा है। अगर ऐसा है तो मैं ऊपर जाकर उसे खत्म कर दूंगा। उड़ते हुए काले नदी ड्रैगन सूट पहने हुए युवक ने चालाकी से मुस्कुराया और एक सेबर के साथ दिव्य जंगल मंच पर छलांग लगा दी। मैं यह मैच लड़ूंगा। युवक ने अपनी लंबी सेबर अर्जुन की ओर तान दी और उत्तेजक ढंग से मुस्कुराया। अर्जुन, तुम कई लड़ाइयां जीतने के बाद बहुत घमंडी हो गए हो। दुर्भाग्य से तुम्हारी मुझसे, रोहित जोशी से हारने के लिए किस्मत है। आओ, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास और क्या क्या क्षमताएं बची हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करना। रोहित जोशी के शब्दों में कोई संयम नहीं था, जिससे आसपास के दिव्य शहर के साधक क्रोध से भड़क उठे। वह खुद को क्या समझता है? किसी व्यक्ति की चोट का फायदा उठाकर महान होने का दिखावा करता है। वह बेशर्म है। कुछ सीनियर साधक तो ये चाहते थे कि वे दौड़कर आए और रोहित जोशी को काट डालें। अगर सीनियर अर्जुन को चोट न लगी होती तो वह सीनियर अर्जुन का मुकाबला नहीं कर पाता। दिव्य शहर की एक नौसिखिया जूनियर भी इतनी गुस्से में थी कि उसकी चेस्ट लंबी सांसों से ऊपर नीचे होने लग गई। हालांकि इस समय रोहित जोशी ने केवल उपहास करते हुए जवाब दिया, केवल युद्ध का परिणाम मायने रखता है, प्रक्रिया मायने नहीं रखती है। तो क्या हुआ अगर तुम एक प्रतिभाशाली योद्धा हो? तुम फिर भी मेरे द्वारा समाप्त हो जाओगे। चाहे कोई भी कारण हो, मेरे द्वारा पराजित होना का मतलब है पराजित होना। यह ऐसी चीज है जिसे तुम अपने पूरे जीवन से नहीं हटा सकोगे। हा। जब रोहित हंस रहा था तभी वह अचानक अचंभित हो गया। उसने देखा कि अर्जुन अपने अंतरस्थानिक अंगूठी से एक कंटेनर निकाल रहा है। उसने कंटेनर का ढक्कन खोला और उसमें एक भारी और चिपचिपा तरल पदार्थ था। यह क्या है? इससे पहले कि वह इसे ध्यान से देख पाता, अर्जुन ने अपना सिर झुकाकर कंटेनर में मौजूद सारा लाल तरल पदार्थ खत्म कर दिया था। कंटेनर के अंदर कीमती खून था, गोल्डन क्रो प्रजाति का कीमती खून। गिरता हुआ सितारा द्वार में गोल्डन क्रो प्रजाति को मारने के बाद उसने गोल्डन क्रो प्रजाति की लाश को अपने अंतरस्थानिक रिंग में रख दिया था। उसने गोल्डन क्रो प्रजाति के दिल का खून भी लिया था और उसे रक्त कंटेनरों में संग्रहित किया था। यहीं पर गोल्डन क्रो प्रजाति का सारा सार था। गोल्डन क्रो प्रजाति के बहुमूल्य खून में अत्यंत शुद्ध यांग ऊर्जा थी। ये किसी भी उपचार दवा से कई गुना बेहतर था। सामान्य उपचार दवाओं, यहां तक कि उच्च श्रेणी की दवाओं का भी प्रभाव बैंगनी रक्त स्तर के योद्धाओं पर सीमित होता था। बैंगनी रक्त स्तर के योद्धा केवल थोड़ी मात्रा में इसे अवशोषित कर सकते थे और इसे पचाने में भी समय लगता था। आखिरकार इन उपचार दवाओं के औषधीय गुण योद्धा की ऊर्जा से अलग होते थे। लेकिन चूंकि यह गोल्डन क्रो प्रजाति का बहुमूल्य खून था, इसलिए स्थिति पूरी तरह अलग थी। चूंकि अर्जुन ने गोल्डन क्रो प्रजाति का बीस्ट मार्क अवशोषित कर लिया था और एक गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम तैयार किया था, इसलिए बहुमूल्य खून में मौजूद ऊर्जा और शुद्ध यांग शक्ति अर्जुन के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। इस वजह से उसके लिए इसे अवशोषित करना बहुत आसान हो गया। जब अर्जुन ने गोल्डन क्रो का बहुमूल्य खून पिया तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक शुद्ध यांग ज्वाला जल रही थी। यह ऊर्जा पहले उसके डेंटिन में गई और फिर पूरे शरीर में फैल गई। यह अनुभव बहुत आरामदायक था। अर्जुन की घायल बाह में मांसपेशियां धीरे धीरे हिलने लगीं, जिससे उसे खुजली जैसा महसूस हुआ। इसका मतलब था कि उसकी बाह की मांसपेशियां तेजी से फिर से बढ़ रही थीं। उसका घाव भी ठीक हो रहा था। हालांकि उसकी मांसपेशियां तेजी से ठीक हो रही थीं, लेकिन उसकी नसों का फिर से जुड़ना बहुत कठिन था।
हालांकि गोल्डन क्रो प्रजाति का बहुमूल्य खून अर्जुन की ऊर्जा से मेल खाता था, फिर भी यह इतनी जल्दी उसकी बांह को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता था। दवा पी रहे हो? हालांकि रोहित जोशी को ठीक से नहीं पता था कि अर्जुन ने क्या पिया, लेकिन उसे अंदाजा था कि यह किसी जंगली जानवर का खून हो सकता है। वह सोच रहा था कि यह चोटों को ठीक करने और युआनची भरने में कितना कारगर होगा। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। रोहित जोशी ने अपनी सेबर निकाल ली और उसकी युआनची फट पड़ी। वह जानता था कि अर्जुन इस रक्त को पीकर बहुत ज्यादा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वह उसे सांस लेने का भी समय नहीं देना चाहता था। इससे लड़ाई में और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं। वह अर्जुन को एक ही बार में हराना चाहता था और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का हीरो बनना चाहता था। ऋचा चड्ढा को हराने वाले को हराना, ये कितना शानदार होगा। ये नीच व्यक्ति। मंच के नीचे दिव्य शहर के योद्धा गुस्से से भर उठे। अर्जुन ने अभी दवा पी ही थी और रोहित जोशी ने उस पर हमला करने में देर नहीं की। यह ऐसा था जैसे जंगल का शेर मैदान में आकर कुत्तों द्वारा अपमानित हो रहा हो। अर्जुन भले ही मजबूत था, लेकिन इस हालत में 10 से ज्यादा मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं से लगातार लड़ना उसकी हार को तय कर रहा था। वह शायद अब रोहित जोशी को भी नहीं हरा पाएगा। अर्जुन की हार के बारे में सोचकर ही दिव्य शहर के योद्धाओं का खून खौल उठा। ऋचा से हारना ठीक था, लेकिन ऐसे नीच इंसान से हारना बहुत गुस्से की बात थी। इस समय रोहित जोशी पहले ही अर्जुन पर हमला कर चुका था। वह अपनी सेबर लहराते हुए जोर से हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने परिवार की जोशी सेबर तकनीक दिखाऊंगा। यह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की एक उच्च कोटि की विरासत वाली सेबर तकनीक है। आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। तुम्हें इस शीर्ष श्रेणी की सेबर तकनीक से हराना तुम्हारी काबिलियत को पहचानने जैसा है। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी सेबर ने कई सेबर की छवियों को जन्म दिया। ये सेबर छवियां एक बाघ में बदल गईं जो अर्जुन की ओर झपटी। ये सेबर की ऊर्जा से बना एक बाघ था। गर्जना। बाघ ने जोरदार गर्जना की, जिससे पूरे अखाड़े में गूंज फैल गई और सबके कान दुखने लगे। इस समय अर्जुन इस बाघ के सामने बिल्कुल शांत बना रहा। उसका दिमाग पहले की तलवार चाल को याद कर रहा था। शक्तिशाली स्वर्ग और पृथ्वी की युआनची से उत्पन्न तलवार ऊर्जा उसकी नसों की सीमाओं को पार कर गई थी। उसका हाथ अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह उस हमले को फिर से नहीं कर सकता था। लेकिन गोल्डन क्रो प्रजाति का बहुमूल्य खून पीने के बाद वह अब लड़ाई जारी रखने में सक्षम था। अगर वह अपनी युआनची को रोककर उस हमले की केवल 10% शक्ति का उपयोग करता तो क्या होता। अर्जुन ने अपनी आत्मा को साफ किया और तलवार को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। उसके दिमाग में टूटी हुई तलवार की यादें चमकी और उसे तलवार महल के मालिक का वह दृश्य स्पष्ट रूप से याद आया जब उसने कांस्य दैत्य का सिर काटा था। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से हल्का सा वार किया, ठीक वैसे ही जैसे तलवार महल के स्वामी ने किया था। एक तलवार किरण चॉपस्टिक जितनी पतली अर्जुन की तलवार से निकली और यह समय और स्थान की विकृतियों में छिपी हुई सी प्रतीत हुई। यह तलवार किरण भले ही पतली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें ऊर्जा कमजोर थी। दरअसल उसकी तलवार ऊर्जा इतनी उच्च स्तर की थी कि वह युआनची के सार को अत्यधिक संकुचित कर सकती थी। यह तलवार किरण अत्यंत तीव्र थी और सीधे बाघ के माथे को भेदते हुए चली गई। शून्य। तलवार किरण को कोई प्रतिरोध नहीं मिला और यह सीधे बाघ के माथे में घुस गई। बाघ अर्जुन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे अर्जुन की तलवार किरण ने भेद दिया। यह हमला रोहित जोशी की ओर अजेय स्थिति में बढ़ा। क्या? रोहित जोशी स्तब्ध खड़ा रह गया। वह पीछे हटते हुए अपनी तलवार से बचाव करने लगा। डिंग। एक धातु जैसी आवाज आई और रोहित को अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ। उसकी हथेली में तेज दर्द उठा। उसकी तलवार में एक छोटी सी छेद हो गई, जो अर्जुन की अत्यधिक संकुचित शुद्ध यांग तलवार किरण से पिघल गई थी। रोहित जोशी ने उस छोटे छेद को देखा और तुरंत ही उसकी सुरक्षा युआनची फट गई। उसी समय उसने अपने सीने में तेज दर्द महसूस किया। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उसने देखा कि खून बह रहा है। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो रही है और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने सीने को छुआ और उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो गईं। उसने अविश्वास से अपने सीने के घाव की ओर देखा। इस छोटे से घाव से खून निकल रहा था, लेकिन रोहित जोशी जानता था कि उसकी छाती पूरी तरह से तलवार किरण द्वारा भेद दी गई थी। ये कैसे संभव है? वह तो साफ तौर पर गंभीर रूप से घायल था। पिंग। रोहित जोशी को चक्कर आने लगे और उसकी नजर और भी धुंधली हो गई। इसके साथ ही वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पिंग। एक जोरदार आवाज के साथ उसके सीने से और भी ज्यादा खून बहने लगा, जिससे जमीन पर खून का तालाब बन गया। दिव्य जंगल मंच के चारों ओर मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। क्या सच में रोहित जोशी का शरीर अर्जुन की तलवार से भेद दिया गया था? कुछ सेकंड पहले तक अर्जुन गंभीर रूप से घायल लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लड़ाई जारी रख पाएगा, जबकि रोहित जोशी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था और उसे लगा कि वह अर्जुन को एक ही वार में हरा देगा। यहां तक कि दिव्य शहर के योद्धाओं को भी यही लग रहा था कि रोहित जोशी अर्जुन को हरा देगा। लेकिन पलक झपकते ही पूरी स्थिति उलट गई। रोहित जोशी, जो अभी तक ताकतवर लग रहा था, ने सेबर चलाई भी नहीं थी और पहले ही अर्जुन के हमले से छेद दिया गया था।
वह मरा है या जिंदा ये भी पता नहीं था। अर्जुन इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद इतना ताकतवर कैसे हो सकता था? लोगों ने अर्जुन को हैरानी से देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खासकर मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं की, जो अर्जुन को देखकर डर महसूस कर रहे थे। इस समय अर्जुन का दायां हाथ अब कांप नहीं रहा था। हालांकि वह अभी बहुत थका हुआ था और उसका हाथ खून से लथपथ था। भले ही वह लगभग टूटने की कगार पर था, उसने फिर भी एक वार में रोहित जोशी को हरा दिया। ये चौंका देने वाला था। उसकी जीवन शक्ति और लड़ाई की ताकत किसी मानव जैसी नहीं बल्कि एक दैत्य जैसे थी। उसी क्षण एक शुआ की आवाज हुई और एक मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का एल्डर दिव्य जंगल मंच पर प्रकट हुआ। उसने रोहित जोशी को उठाया और उसे इलाज की दवा दी। इस समय रोहित जोशी इतनी बुरी हालत में था कि वह दवा भी नहीं निगल पा रहा था, इसलिए एल्डर को युआंची का उपयोग करके जबरदस्ती दवा उसके गले से नीचे उतारनी पड़ी। जब एल्डर ने रोहित जोशी की चोटों की जांच की तो उसका चेहरा गहरा हो गया। उसका बायां फेफड़ा छेद दिया गया था, जिससे उसका दिल प्रभावित हुआ है। दिल में ऐंठन के कारण खून का संचार रुक गया है। इस तरह की चोट को पवित्र औषधि से ठीक करना भी कठिन होगा। अर्जुन, तुम बहुत निर्दयी हो। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अर्जुन को गुस्से से घूरा, उसकी आंखों में हत्या का भाव था। दिव्य जंगल मंच के चारों ओर के लोग दंग रह गए। इससे पहले जब अर्जुन ने कृष्णन के साथ लड़ाई की थी तो उसने जानबूझकर उसके महत्वपूर्ण अंगों को नहीं निशाना बनाया था, लेकिन इस बार उसने कोई रहम नहीं किया। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए अगर उनका दिल घायल हो जाता है तो उन्हें आधे साल से ज्यादा ठीक होने में लग सकता है। हल्की सी भी तेज गतिविधि उनके दिल को खून पंप करने में असमर्थ कर सकती है, जिससे उनकी सांसें रुक सकती हैं। किशोरावस्था इन प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय थी। यही वह समय था जब योद्धा तेजी से अपनी ताकत बढ़ाते थे। ये कहा जा सकता है कि वे हर महीने और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इतनी गंभीर चोट के बाद आधे साल से ज्यादा समय खो देना निश्चित रूप से उनके भविष्य की उपलब्धियों को प्रभावित करेगा। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग की घातक नजरों का सामना करते हुए अर्जुन डरा नहीं। उसने कोई नियम नहीं तोड़ा था, इसलिए दूसरा पक्ष उस पर कुछ नहीं कर सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जब अपनी घातक नीयत जाहिर की तभी दिव्य शहर के सभी बुजुर्ग खड़े हो गए और उन्होंने उसे घेर लिया। अगर उसने कोई हरकत की तो वे सभी एक साथ हमला कर देते। एक ही पल में पूरा मंच शांत हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन दोनों हाथों से डेब्रेकर तलवार पकड़े हुए था, जिससे खून बह रहा था। खून तलवार की धार से जमीन पर टपक रहा था और पूरे शांत मंच में टपकने की आवाज गूंज रही थी। मेरी शारीरिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी ताकत को अच्छे से काबू में नहीं रख सकता। आने वाली लड़ाइयों में मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। हर वार सीधा महत्वपूर्ण हिस्सों पर होगा और मैं किसी पर भी दया नहीं करूंगा। जो भी मंच पर आएगा, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि वह जिंदा वापस जाएगा। अर्जुन की इन बातों ने जैसे हवा को जमा दिया। यह अर्जुन अपनी मौत को बुला रहा है। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के एक योद्धा ने गुस्से में कहा, यह बहुत घमंडी हो गया है। एक और व्यक्ति बोला, लेकिन जल्दी ही गुस्से में भरे लोगों को समझ में आ गया कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा था। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के कुल प्रतिभागी किशोर वर्ग से अधिक शक्तिशाली थे। वे सभी बहुत ताकतवर थे और उनकी संख्या भी अधिक थी। अर्जुन इतने सारे लोगों की चुनौती को आखिर तक झेल नहीं सकता था। अब उसे हर लड़ाई में अपनी युवांची और ताकत को बचाना था। जैसे पिछली लड़ाई में जब अर्जुन ने रोहित जोशी को आसानी से हरा दिया था, लेकिन क्या वह वाकई आसान था? असल में ऐसा नहीं था। अगर यह इतना आसान होता तो अर्जुन सबको हराने के लिए सेबर कब की सेबर तकनीकों का उपयोग करता, जिससे उसकी ऊर्जा की खपत कम हो जाती। लेकिन उसने शुद्ध यान तलवार महल की तलवार की शक्ति का उपयोग किया था। भले ही ये थोड़ी ऊर्जा थी, फिर भी इससे अर्जुन की नसों और सहनशक्ति पर भारी दबाव पड़ा। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो कुछ और लड़ाइयों में उसकी युवांची खत्म हो जाएगी और उसके दोनों हाथों की नसें फट सकती हैं। तब वह लड़ाई जारी नहीं रख सकेगा। इस स्थिति में क्या अर्जुन पीछे हटता? बिल्कुल नहीं। जो भी उसे चुनौती देगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें गंभीर चोट लग सकती है, वे अपंग हो सकते हैं या फिर उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए जो भी अर्जुन को चुनौती देना चाहता था, उसे पहले ये सोचना होगा कि यह उसके लिए फायदेमंद है या नहीं। मंच पर जाना यानी बलिदान देना। वे अर्जुन की ऊर्जा को खत्म करेंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें अपने भविष्य की उपलब्धियों को खोना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें अपनी जान तक देनी पड़े। ऐसे में कोई भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। यही अर्जुन की युद्ध रणनीति थी। यह एक खूनी और सरल लेकिन बेहद प्रभावी रणनीति थी। वास्तव में अर्जुन की बातों के बाद मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के प्रतिभागियों के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। जब उनकी नजर अर्जुन की ठंडी नजरों से मिली तो उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। हर कोई जानता था कि 10 से ज्यादा लोग एक के बाद एक उससे लड़ने वाले थे, इसलिए अर्जुन निश्चित रूप से कुछ राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। हालांकि हर कोई इस स्थिति को खत्म करने वाला आखिरी व्यक्ति बनना चाहता था।
मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के प्रमुख व्यक्तियों के रूप में कोई भी दूसरा रोहित जोशी नहीं बनना चाहता था, जिससे उसे गंभीर चोटें लगे और उसका अपना भविष्य प्रभावित हो। इस समय अर्जुन का बायां हाथ धीरे से कांप उठा। एक के बाद एक रक्त वाहिकाएं उभरने लगीं। हालांकि वे फटी नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ज्यादा तनाव में थीं। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन अभी के लिए गए तलवार के हमले से बहुत थक गया था। उसने जानवर के खून से भरा एक और बर्तन निकाला और उसे पीने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। ये दृश्य देखकर बहुत से लोग चुप हो गए। उन्हें लगा कि अर्जुन को आसमान से कोई सजा मिलनी चाहिए और बिजली गिरनी चाहिए। वह हमेशा लोगों को भ्रम में डाल देता था। उसके हाथ पहले से ही कांप रहे थे, उसकी नसें और धमनियां कमजोर हो चुकी थीं और उसकी युवांची भी बहुत कम हो गई थी। देखने में लग रहा था कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसने फिर भी अपनी तलवार से रोहित जोशी को लगभग मार ही डाला। अब जब वह फिर से ऐसा कर रहा था तो सभी का आत्मविश्वास डगमगा गया। और वह जानवर का खून, वह क्या था? ऐसा लग रहा था कि इसे पीने के बाद इसके प्रभाव बहुत अच्छे थे। अगर यह साधारण औजार जानवर का खून था तो इसके प्रभाव बहुत ही सामान्य होने चाहिए। यदि ये किसी आदिम प्रजाति का खून था तो अगर इसकी बहुमूल्यता को नजरअंदाज कर भी दे, फिर भी अपने बैंगनी रक्त क्षेत्र साधना स्तर के साथ आदिम प्रजाति के खून को अवशोषित करना आसान नहीं था। कई योद्धाओं के लिए आदिम प्रजाति का खून जहर से अलग नहीं था। पूरा सच न जान पाने के कारण मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के कई कुलीन लोग दुविधा में थे। वे अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में उतने ही चिंतित थे जितना कि अपने जीवन को संजोए हुए थे। जब उन्हें लगा कि वे अर्जुन को नहीं हरा सकते तो वे सभी झिझकने लगे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी आगे आने की पहल नहीं की। इस समय समर दीवान चुपचाप खड़ा हो गया। बिना कुछ कहे वह दिव्य जंगल क्षेत्र के मंच पर चला गया। जब अर्जुन ने समर को आते देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपनी तलवार के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे सांस लेने लगा। इस समय अर्जुन एक उजाड़ जानवर की तरह था जो हमला करने के लिए तैयार था। अंततः वह काले कपड़े पहने इस युवक से लड़ने जा रहा था। अर्जुन इस लड़ाई की कठिनाई का अंदाजा लगा सकता था। अगर वह अभी अपनी चरम स्थिति में होता तो वह निश्चित रूप से समर के साथ लड़ाई का इंतजार करता और आत्मविश्वास से भर जाता। हालांकि अब अर्जुन में आत्मविश्वास की कमी थी। उसे नहीं पता था कि समर वास्तव में कितना ताकतवर है, न ही उसे पता था कि उसके पास क्या चालें हैं। पूरा मैदान तुरंत शांत हो गया। हर कोई दिव्य जंगल क्षेत्र के मंच को शांति से देख रहा था, अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतिभागियों की बेंचों पर दिया, महिमा और अन्य दिव्य शहर के योद्धा अर्जुन के लिए चिंतित थे। जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, अर्जुन के लिए ऋचा को हराने के लिए इस्तेमाल की गई मजबूत तलवार चाल का इस्तेमाल दोबारा करना संभव नहीं था। उस हमले के बिना क्या अर्जुन काले वस्त्र पहने अथाह युवक समर दीवान के खिलाफ जीत सकता था? उन लोगों में एल्डर स्टैंड में बैठे लोग भी शामिल थे। वहां विश्वनाथ और कंपनी के भाव गंभीर थे। उन्हें नहीं पता था कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा। अब विश्वनाथ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अर्जुन ओवरऑल समूह प्रतियोगिता जीतता है या नहीं। उसे बस इस बात की चिंता थी कि अर्जुन के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे बुरी बात होगा। अखाड़े के कोने में लाल कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। वह चुपचाप ये सब देख रही थी। वह प्रगति राणा थी। प्रगति ने गठबंधन प्रतियोगिता में भाग न लेने का कारण वास्तविक लड़ाई में अपनी खराब तकनीक को बताया था। हालांकि वह अंतिम मैच देखने के लिए चुपचाप अखाड़े में आ गई थी। चूंकि वह वहां केवल देखने के लिए थी, इसलिए उसे किसी भी असामान्यता के पता चलने की चिंता नहीं थी, जब तक कि वह अपने शरीर के भीतर की विशेष ऊर्जा को प्रकट नहीं करती। मिस, वह काले कपड़े वाला आदमी बहुत मजबूत लग रहा है। प्रगति के बगल में छोटे पैरों वाली राधा खड़ी थी। टस्क, क्या तुम उस बदमाश के बारे में चिंतित हो, राधा? राधा तुरंत चुप हो गई। उसने प्रगति पर एक नजर डाली। उसे यकीन नहीं था कि प्रगति क्या सोच रही है, इसलिए इस समय उसने महसूस किया कि चुप रहना ही बेहतर है। दिव्य जंगल क्षेत्र मंच पर काले कपड़े पहने युवक ने अपनी तलवार को गले लगाया और अर्जुन पर हमला नहीं किया। क्या आप दोनों तैयार हैं? दिव्य शहर के रेफरी ने पूछा। इस समय समर ने 2 उंगली बढ़ाई और अर्जुन को देखा। 2 घंटे का समय? मैं केवल 2 घंटे के समय तक ही प्रतीक्षा करूंगा। जब उसने ये कहा तो पूरा दर्शक मंडल थोड़ा स्तब्ध रह गया। 2 घंटे? ये काले कपड़े वाला युवक अर्जुन को स्वस्थ होने का समय दे रहा था। सम्मान की सीटों पर बैठे 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उसे समर पर पूरा भरोसा था कि अगर अर्जुन अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी समर के खिलाफ लड़े तो समर के जीतने की 80-90% संभावना होगी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि समर दूसरे पक्ष को अपनी शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने का समय दे। आखिरकार यह मैच बहुत महत्वपूर्ण था। अगर 100% गारंटी पूरी हो सकती है तो ये किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए। अब किशोर वर्ग प्रतियोगिता हारने के बाद अगर ओवरऑल समूह प्रतियोगिता में कोई गड़बड़ी हुई तो जब वह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य में वापस आएगा तो अनगिनत लोगों द्वारा उसका उपहास किया जाएगा। समर दीवान, तुम बहुत घमंडी हो रहे हो, 7 स्टार पगोडा के लॉर्ड ने सख्त आवाज में कहा, जो समर के कानों में गूंजी।
इस समय दुश्मन को कम आंकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं अहंकारी नहीं बन रहा हूँ, नहीं मैं अपने दुश्मन को कम आंक रहा हूँ। मैं बस एक उचित और वास्तविक द्वंद्व चाहता हूँ। अगर लॉर्ड पैगोडा सहमत नहीं है तो आप हमेशा मेरी जगह किसी और को ढूंढ सकते हैं। तुम 7 स्टार पगोडा लॉर्ड ने दूसरों की तरफ देखा और उसकी भौहें और भी तन गईं। समर के अर्जुन से लड़े बिना दूसरों के जीतने की उम्मीद करना बेकार था। 7 स्टार पगोडा लॉर्ड समर के व्यक्तित्व को जानता था। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, समर एक बार कोई निर्णय ले लेता तो वह डगमगाता नहीं। उसके व्यक्तित्व से लोगों को सिरदर्द होता था। 7 स्टार पगोडा के लॉर्ड के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि समर को सजा देना भी व्यर्थ था। 2 घंटे। अर्जुन ने हैरानी से समर की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष से ऐसा अनुरोध होगा। उसने मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के अधिकारी 7 स्टार पगोडा के लॉर्ड की ओर देखा, जिन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इस प्रकार अर्जुन पैर मोड़कर बैठ गया। भले ही तुम मुझे समय दे रहे हो, मैं तुम पर रहम नहीं बरतूंगा। मुझे ये चलेगा। समर की आवाज साफ थी। वैसे 2 घंटे आराम करने से भी तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होगा। यह असल में ऐसी लड़ाई नहीं है जो मैं चाहता हूं। समर ने अर्जुन के हाथ को देखा और उसे अफसोस हुआ। वह उस तलवार के हमले की शक्ति का अनुभव करना चाहता था। हो सकता है भविष्य में मुझे मौका मिलेगा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसे बस गोल्डन क्रो प्रजाति के हृदय के खून के 2 कंटेनरों को अवशोषित करने के लिए समय की आवश्यकता थी, जो उसने पी लिया था। अर्जुन के लिए 2 घंटे का आराम बेहद महत्वपूर्ण था। उसका प्रतिद्वंद्वी केवल समर ही नहीं था, बल्कि बाकी लोग भी थे। उसे उम्मीद थी कि समर के साथ लड़ाई ऋचा के साथ लड़ाई से भी ज्यादा कठिन होगी। लड़ाई खत्म होने के बाद भले ही वह जीत जाए, उसके पास और भी कम युआन क्यूई बचेगी। अभी भी गोल्डन क्रो का थोड़ा सा कीमती खून बचा हुआ था। उस कीमती खून और बची हुई युआन क्यूई का इस्तेमाल करके उसे शेष 11 मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के सदस्यों से निपटना बेहद मुश्किल होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी लोग सांस रोके मंच को देखते रहे। कोई भी कुछ नहीं बोला, न ही कोई वहां से गया। लोग 2 घंटे बीतने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन के हाथ से अब खून नहीं बह रहा था और उसकी मेरिडियन धीरे धीरे जुड़ रही थी। जब तक वह शुद्ध यांग तलवार महल से मिली तलवार चाल का इस्तेमाल नहीं करता, अर्जुन के हाथ पूरी तरह से ठीक रहेंगे। अर्जुन, जो ध्यान कर रहा था, ने धीरे धीरे अपने शरीर में गोल्डन क्रो प्रजाति के खून को जलता हुआ महसूस किया। इस ऊर्जा ने उसके शरीर को लड़ने की भावना से भर दिया। समर ने 30 फीट की दूरी से अर्जुन को देखा। धीरे धीरे उसने अपने हाथ पर एक सफेद कपड़ा लपेटा। जब उसने कपड़ा लपेटना समाप्त किया तो समर खड़ा हुआ और शांति से बोला, समय समाप्त हो गया है। जैसे ही समर खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार निकाली, अखाड़ा, जो पहले बहुत शांत था, इतना शांत हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। समर आखिरकार लड़ रहा था। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की टीम गठबंधन प्रतियोगिता में इतनी मजबूत थी कि समर को अब तक लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये पहली बार था जब वह सचमुच किसी भी अर्थ में लड़ रहा था। अर्जुन भी खड़ा हुआ और अपने दाहिने हाथ से सोनिक डेथ ब्लेड निकाल लिया। उसके दाहिने हाथ में सेबर और बाएं हाथ में तलवार थी। उसकी सेबर उसके दाहिने हाथ में है जबकि तलवार उसके बाएं हाथ में है। क्या अर्जुन ज्यादातर सेबर पर निर्भर रह के लड़ाई करने वाला है? कई लोग ये देखकर चिंतित हो गए कि अर्जुन ने समर के खिलाफ अपनी तलवार का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करने वाला था। उनके लिए अर्जुन की तलवार उसकी सेबर से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह अपनी तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? कई लोग उत्सुक थे। किसी ने अपना सिर हिलाया। समर के खिलाफ ये संभावना है कि अर्जुन लगातार अपनी तलवार का उपयोग नहीं कर सकता है, या हो सकता है कि वह ऊर्जा खर्च को संभालने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन के तलवार के हमले उसके सेबर के हमलों से तभी ज्यादा शक्तिशाली थे जब शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया जाता था। और एक बार जब शुद्ध यांग तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया गया तो उसका सिर्फ 10वां हिस्सा भी अर्जुन के शरीर की सहनशक्ति से परे था। फिर भी यदि अर्जुन ज्यादातर अपनी सेबर पर निर्भर रहने वाला था तो वह समर को कैसे हरा सकता था? मुझे ठीक होने के लिए 2 घंटे देने के लिए धन्यवाद। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मुझे ठीक होने के लिए 2 घंटे देने से तुम्हारी हार हो सकती है? अर्जुन ने सोनिक डेथ ब्लेड को लापरवाही से हिलाया और उसमें युआन क्यूई इंजेक्ट किया। विंग सेबर ब्लेड से एक स्पष्ट गुनगुनाहट निकलती थी जो ड्रैगन की दहाड़ जैसी लगती थी। सोनिक डेथ ब्लेड की ध्वनि तरंगे ही जानलेवा हो सकती थी। हालांकि समर पर सोनिक डेथ ब्लेड की गुनगुनाहट का कोई असर नहीं हुआ। जब ध्वनि तरंग उससे 3 फीट दूर थी तो उसे उसकी सुरक्षात्मक तलवार क्यूई ने नष्ट कर दिया। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो बस पूरी ताकत से लड़ना। बहुत समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार किसी लड़ाई की उम्मीद की थी। मैं बस यही कामना कर सकता हूं कि तुम मुझे हराने की क्षमता रखो। यह अफसोस की बात है कि पिछले 2 सालों में मुझे मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की युवा पीढ़ी के खिलाफ कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। एक के बाद एक विजयी युद्ध न केवल मुझे खुश नहीं करता बल्कि मुझे उलझन में भी डालता है।
मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य बस एक छोटा सा मंच है। मैं मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का नंबर 1 या युवा पीढ़ी के बीच अजेय होने के प्रभामंडल के शीर्षकों से अंधा नहीं होना चाहता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो शायद मुझे पता ही न चले कि जब मैं मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य को छोड़कर एक मजबूत गुट में शामिल होऊंगा तो मैं कितना मजबूत हूं। शायद मैं कुएं में पड़े मेढक की तरह हास्यास्पद हो जाऊं। मैं उस स्थिति में नहीं फंसना चाहता, इसलिए तुम्हारे आने से मैं उत्साहित हो गया हूं। अगर मैं तुमसे हार भी जाऊं तो मुझे खुशी होगी। मुझे दूसरों के मुझसे आगे निकल जाने का डर नहीं है, मुझे बस इस बात का डर है कि मैं नहीं जानता कि असली कुलीन वर्ग ने कितनी प्रगति की है। अगर इंसानों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो वे खो जाते हैं। सिर्फ लक्ष्य होने पर ही मैं उत्साहित हो सकता हूँ। आमतौर पर चुप रहने वाला समर अचानक बहुत कुछ बोलने लगा। अर्जुन ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि समर के पास ऐसे विचार और दृष्टि होगी। वास्तव में चाहे वह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य हो या सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य, वे इस विशाल दुनिया के महासागर में एक बूंद मात्र थे। समर यह नहीं देख सकता था कि दुनिया कितनी विशाल है, लेकिन वह उसका पूर्वानुमान लगा सकता था। जहां तक अर्जुन का सवाल है, उसने तो बस वास्तव में उस शानदार दुनिया का एक कोना देखा था। शुद्धयान तलवार महल में वह कांस्य दानव जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, और शुद्धयान तलवार महल के मालिक की ताकत ने अर्जुन को चौंका दिया था। मशरूम को दिन और रात के बदलाव का पता नहीं होता और अल्पायु जुगनू को ऋतुओं का ज्ञान नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति इस विशाल दुनिया को देखे लेकिन उसे खोजे नहीं और सैकड़ों या हजारों साल बाद मिट्टी में मिल जाए, तो उसमें और मशरूम या जुगनू में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन ऐसी जिंदगी उन लोगों के लिए बहुत छोटी होती है जो अपनी किस्मत से हार मानने को तैयार नहीं होते। अर्जुन चाहता था कि वह दुनिया के बराबर हो, अपनी पीढ़ी का मुख्य किरदार बने। बैंगनी क्रिस्टल के साथ अर्जुन पहले ही दूसरों से आगे था। ऐसे में क्या उसके पास मेहनत न करने का कोई कारण था? बातें करने की जरूरत नहीं, चलो लड़ते हैं, समर ने कहा और हल्की ची आवाज के साथ उसकी तलवार से बिजली चमकी। बैंगनी बिजली छोटे सांपों की तरह इधर उधर लहराने लगी। समर जिस लॉ का अभ्यास कर रहा था वह बिजली थी। युआन फाउंडेशन स्तर के योद्धा एक निश्चित लॉ का अभ्यास करते हैं। बिजली तत्व के लॉ हवा, बर्फ, गरज और बिजली जैसे प्राकृतिक तत्वों के लॉज में आते हैं। वे 5 तत्वों के समान माने जाते हैं, लेकिन ताकत में उनसे अधिक होते हैं। इस तलवार का नाम ब्लैक लाइट है। समर ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से तलवार की धार को हल्के से छूते हुए कहा। तलवार का ब्लेड काला था और उसमें कोई रोशनी नहीं चमक रही थी। ये केवल 3 फीट लंबी थी और तलवार की हैंडल पुरानी सांप की खाल से ढकी हुई थी। बिजली की रोशनी से खाल की चमकदार परत चमक रही थी। मैं हमला करने जा रहा हूं। जैसे ही समर ने ये कहा, बैंगनी चमक अचानक कौंधी। ब्लैक लाइट तलवार ने सीधे अर्जुन को भेद दिया। समर की तलवार इतनी तेज थी कि इंसान की आंखों से परे थी। लोगों ने सिर्फ एक बैंगनी चमक देखी और फिर देखा कि समर की तलवार अर्जुन के सीने में घुस चुकी थी। क्या? कुछ लोग हैरान रह गए, लेकिन पलक झपकते ही अर्जुन की छवि धीरे धीरे धुंधली हो गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। अर्जुन का शरीर 100 फीट दूर दिखाई दिया। जो मारा गया था वह सिर्फ एक परछाई थी। अर्जुन को सही सलामत देखकर कई दिव्य शहर के योद्धाओं ने राहत की सांस ली। ये हमला बहुत डरावना था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, तलवार पहले ही निशाने पर लग चुकी थी। शुक्र है कि अर्जुन की गति तेज थी, अगर वे मंच पर होते तो मर चुके होते। तुम्हारी गति तकनीक बुरी नहीं है। तुमने 1 मिनट सब्टिलिटी के बड़े सफलता चरण तक अभ्यास कर लिया है। समर ने तारीफ की, लेकिन मिनट सब्टिलिटी केवल शरीर को नियंत्रित करने की एक विधि है। इसे अच्छी तरह से करने से दुश्मनों के हमलों से बचा जा सकता है, लेकिन समर ने अचानक कहा, इस तकनीक की एक सीमा है। इसका प्रभाव केवल निचले स्तरों पर दिखता है। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है और कोई लॉ सीखता है, लॉस की शक्ति मिनट सब्टिलिटी से बहुत आगे निकल जाती है और इसे पूरी तरह से बदल देती है। जहां तक गरज और बिजली की बात है, ये गति के लिए सबसे अच्छा लॉ है। अगर यही तुम्हारी गति की सीमा है तो मैं कह सकता हूं कि तुम पहले ही हार चुके हो। समर के ये कहने के साथ ही उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी बिजली चमक उठी। उसकी हल्की सी हरकत से उसके चारों ओर कई परछाइयां बन गईं। समर ने अपनी ब्लैक लाइट तलवार हिलाए और कई छवियां दिखाई देने लगीं। समर की स्थिति बताना असंभव था। इस बार समर की गति पहले से भी अधिक तेज थी। जल्द ही मंच पूरी तरह से समर की छवियों से भर गया। वहां दर्जनों छवियां थीं। बहुत से लोगों ने अपने दिमाग को एकाग्र करके समर की छवि को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे समर पूरी तरह से बिजली के बोल्ट में बदल गया हो। उसका फिगर मंच पर स्वतंत्र रूप से घूम रहा था और पीछे बिजली के निशान छोड़ रहा था। हर जगह बिजली की चमक और समर की छवियां थीं। इतनी तेज रफ्तार, ये काले कपड़े वाला युवक अपनी रफ्तार से ही कई लोगों को मात दे सकता है। इसके अलावा रफ्तार तो उसकी ताकत का एक छोटा सा पहलू ही होना चाहिए। ये देखकर दिव्य शहर के बुजुर्ग के चेहरे पर भी भाव बदल गए। दुनिया की सभी मार्शल आर्ट को हराया जा सकता अगर कोई काफी तेज हो। अगर गति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो कोई प्रतिद्वंद्वी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके गले को चीर सकता है।
यही वह क्षण था जिसने जीत का फैसला किया। लोग सांस रोककर देख रहे थे कि अर्जुन के चारों ओर छवियां छा गई थी। अर्जुन ने अपने सोनिक डेथ ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और बेहद सावधान हो गया। समर की गति वाकई बहुत भयानक थी। एक बैंगनी किरण चमकी और बिजली के बोल्ट की तरह अर्जुन के सामने प्रकट हुई और एक ही पल में 100 वार किए। इन घनी तलवारों की किरणों ने बिजली का एक जाल बना दिया जिसने अर्जुन को ढक लिया। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जल्दी से पीछे की ओर भागा। हालांकि समर का हमला बहुत तेज था, इतना तेज कि वह अर्जुन की चकमा देने की गति से कहीं ज्यादा तेज। ची 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 बिजली की चमक के साथ ही अर्जुन की सुरक्षात्मक युआन क्यू भी फट गई। बिजली की धारा अर्जुन की मेरिडियन में घुस गई और उसे लकवाग्रस्त महसूस हुआ। अर्जुन के कपड़े तलवार क्यूई से कट गए, उसके हाथों और कंधों पर खून दिखाई देने लगा। सूरतगढ़ पवित्र तकनीक। अर्जुन ने अपने शरीर की युआन क्यूई को प्रसारित किया। शुद्ध यान क्यूई के साथ उसने अपने मेरिडियन के भीतर बिजली की शक्तियों का सफाया कर दिया। उसका शरीर चमक उठा और वह अब 200 फीट दूर था। यह बहुत तेज हमला था। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने अभी अभी एक बेहतरीन रफ्तार चाल तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह समर की तलवार की किरणों से पूरी तरह से बच नहीं पाया था। चाहे वह कोई भी लौ हो, एक बार जब उसे अच्छी तरह से समझ लिया जाता है तो वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि किसी को भी चौंका देगा। और समर निस्संदेह एक ऐसा युवा था जो गरज और बिजली तत्व लॉज में चरम स्तर पर पहुंच गया था। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की युवा पीढ़ी में मेरा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरी गति के साथ तालमेल नहीं रख सकता। मैं अपने से धीमे किसी भी व्यक्ति पर आसानी से हमला कर सकता हूं। यहां तक कि मेरे पास कई ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं आजमाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अर्जुन, क्या तुम यहीं तक जा सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं बहुत निराश हूं। शुरू में मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ते समय पूरी ताकत से लड़ने के लिए उत्सुक था। जब समर ने ये कहा तो उसके शरीर के चारों ओर बिजली की कई किरणें चमक उठी। दिव्य जंगल मंच के ऊपर हर जगह बैंगनी रंग की बिजली चमक रही थी। जाहिर है समर के लिए इस गति को बनाए रखना बहुत आसान था, इसलिए वह इतनी शांति से बोल सकता था। यह दृश्य देखकर और समर की बातें सुनकर दिव्य शहर के योद्धा चौंक गए। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि समर कितना शक्तिशाली है। अगर उनकी गति उससे कम होती तो वे उससे हार जाते, लेकिन इतनी गति के साथ उसका मुकाबला कौन कर सकता था? अर्जुन की गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन यह अभी भी समर से कमतर थी। और 10,000 कदम पीछे जाकर भले ही वह समर की गति तक पहुंच जाए, लेकिन समर के पास अभी भी अन्य तरकीबें छिपी हुई थीं। अत्यधिक गति समर के बिजली संबंधी लॉस का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थी। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के आश्चर्य के बिल्कुल विपरीत मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा उत्साह से जल रहे थे। समर उनके मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का युद्ध का देवता था और उसे बिजली के बेटे के रूप में भी जाना जाता था। उनमें से अधिकांश ने समर के बारे में केवल सुना था, लेकिन उसे कभी लड़ते नहीं देखा था। हालांकि आज समर की प्रमुखता देखकर वे बहुत उत्साहित थे और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब तक किसी की गति तुमसे कम है तब तक वे तुमसे हार जाएंगे। अर्जुन ने धीरे से अपने शरीर से खून पोंछा। वह हमेशा अपनी गति के मामले में आश्वस्त रहा था। जब अर्जुन की ताकत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी तब उसने महिमा और अंकुर के खिलाफ लड़ते समय अपनी गति पर भरोसा किया था। अर्जुन ने पहले सभी को चकित कर दिया था, लेकिन अब वह केवल ये स्वीकार कर सकता था कि वह समर से धीमा था। धीमी गति से काम करने पर चाहे आक्रामक हो या रक्षात्मक बहुत नुकसान होता था। यदि वह समर के वार को रोक नहीं सका या हमला करते समय समर की आस्तीन को नहीं छू सका तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस लड़ाई के परिणाम में उसकी हार होगी। यही कारण था कि समर ने कहा कि यदि उसकी गति उससे कम होगी तो वह आसानी से पराजित हो जाएगा। इस समय समर की गति फिर से बढ़ गई। मंच पर अधिक से अधिक छवियां दिखाई देने लगी और प्रत्येक छवि बिजली की तरह चमक रही थी, जिसने अर्जुन को पूरी तरह से घेर लिया था। नोट: अगले चैप्टर में बहुत शानदार लड़ाई होने वाली है। आप मुझे कमेंट करके अपना अनुमान भी बता सकते हैं कि क्या होगा इस लड़ाई में आगे। कोई भी व्यक्ति जो समर का सामना करता उसे अत्यधिक दबाव का अनुभव करना पड़ता था। उसकी अत्यधिक गति के अलावा उसकी ताकत भी असीम थी। अर्जुन की गति स्पष्ट रूप से समर की गति के मुकाबले धीमी थी। इससे दिव्य शहर के कई योद्धा चिंतित थे। इसी समय अर्जुन ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। जब कोई प्रतिद्वंदी 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी तेज होता है तो इंसानी आंखों में उसकी परछाई रह जाती है। समर की गति बहुत तेज थी, जिससे उसकी कई परछाइयां दिखाई देती थीं। इस वजह से उसकी असली स्थिति का पता लगाना बहुत कठिन था। अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोली। ऊर्जा दृष्टि में सभी परछाइयां गायब हो गईं और सिर्फ एक ऊर्जा किरण दिखाई दी जो तेजी से चल रही थी। ऊर्जा दृष्टि सबसे बुनियादी ऊर्जा प्रवाह को देख सकती थी, जिससे कोई परछाई नहीं बनती थी। अपनी ऊर्जा दृष्टि में अर्जुन समर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सका। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या वह केवल अपनी धारणा पर निर्भर कर रहा है? अर्जुन को आंखें बंद करते देख लोग हैरान रह गए।
बैंगनी रक्त क्षेत्र और युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं की युआन क्यूई धारणा इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए आंखों का उपयोग करना अधिक प्रभावी होता है। इसी पल सोचने का समय नहीं था क्योंकि एक बैंगनी चमक अचानक कौन दी। चाक समर की ब्लैक लाइट तलवार के वार ने हवा में ऊर्जा की तरंगे छोड़ दी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी झील पर खड़ा हो और समर की तलवार एक मछली की तरह झील में तैर रही हो, जिससे पानी में लहरें उठ रही थीं जो सीधे उसके दिल तक पहुंच रही थीं। इसी क्षण अर्जुन ने अपनी चाल चली। उसने एक साथ तलवार और सेबर उठाई, सेबर और तलवार का मेल। अर्जुन ने प्योयांग तलवार महल के तलवार इरादे का उपयोग नहीं किया। वह तलवार कब्र और सेबर कब्र में प्रवेश कर चुका था, जहां उसने दोनों की गहरी समझ हासिल की थी। हालांकि सेबर कब्र और तलवार कब्र प्योयांग तलवार महल से काफी कमतर थे, फिर भी वे दिव्य राज्य के कई ऋषि के स्तर से एल्डर्स की समझ से कहीं अधिक थी। काचा अर्जुन की तलवार और सेबर ब्लैक लाइट तलवार से टकराए। ऊर्जा के टकराव से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और बैंगनी रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई, जैसे कई बैंगनी सांप हवा में नाच रहे हों। इस उमड़ती हुई बैंगनी लहर में शुद्ध यांग ऊर्जा भी जल रही थी। अर्जुन की तलवार और सेबर की शक्ति सूरज की तरह जल रही थी। उसने समर के हमले को सीधा रोक दिया। समर की हमले की गति बहुत तेज थी, अर्जुन से काफी ज्यादा, लेकिन अर्जुन की तलवार और सेबर की चालों में वह विशेषताएं थीं जो समर में नहीं थीं। वे मजबूत और स्थिर थीं, जैसे कोई विशाल पर्वत खड़ा हो। उसकी ऊर्जा महासागर की लहरों की तरह गर्जना कर रही थी। पल भर में समर और अर्जुन ने सैकड़ों वारों का आदान प्रदान कर लिया। इस दौरान समर के हमलों की संख्या अर्जुन के हमलों की तुलना में कम से कम 2 गुना ज्यादा थी, क्योंकि उनकी गति में बहुत अंतर था। अगर कोई और होता और समर की गति उससे ज्यादा होती, तो वह समर के तेज हमलों से अब तक हार चुका होता। लेकिन इस बार प्रतिद्वंदी अर्जुन था, इसलिए स्थिति पूरी तरह अलग थी। भले ही समर की गति तेज थी, वह अर्जुन की रक्षा को भेद नहीं पा रहा था। अर्जुन की तलवार और सेबर एक ड्रैगन और बाघ की तरह थे, जो उसके शरीर की बेहतरीन सुरक्षा कर रहे थे। उन्हें तोड़ पाना असंभव था। समर 2 बार हमला करता, लेकिन अर्जुन एक ही वार में दोनों हमलों को रोक लेता। वारों का आदान प्रदान और तेज होता गया। लोग मंच के बीच में केवल असंख्य छवियां देख सकते थे। यह एक भयानक तूफान की तरह था। समर की गति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, और भले ही अर्जुन की गति उससे थोड़ी कम थी, लेकिन अन्य लोगों के लिए यह अभी भी एक अकल्पनीय गति थी। तलवार की रोशनी, सेबर की चमक, शुद्ध यांग ऊर्जा, बिजली की शक्ति। दिव्य जंगल मंच की बैंगनी टंगस्टन टाइलों पर इन शक्तिशाली ऊर्जाओं के कारण निशान बनने लगे। ये बहुत भयानक नजारा है। क्या मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के नंबर 1 योद्धाओं की लड़ाई का नजारा इतना भयानक होता है? दर्शकों में काफी लोग 10 दक्षिणी देशों या अन्य छोटे गुटों से भी आए थे। उनकी प्रतियोगिता मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से अलग थी। अर्जुन और समर की लड़ाई को देखकर भले ही 10 दक्षिणी देशों और अन्य गुटों को यह मानने का मन न हो, लेकिन वे इस मुकाबले के सामने कुछ भी नहीं थे। ये गति, ये ताकत। हमारे देश का नंबर 1 व्यक्ति भले ही काफी मजबूत हो, लेकिन उनके मुकाबले में वह शायद कुछ ही सेकंड में हार जाएगा। हमारे देश की हालत भी कुछ ऐसी ही है। हमेशा कोई न कोई और मजबूत होता ही है। कुछ छोटे देशों के योद्धाओं ने अपनी लार निगलते हुए कहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युवा पीढ़ी इतनी ऊंचे स्तर की लड़ाई लड़ सकती है, और न ही उन्होंने इसे पहले कभी देखा था। इसी समय एक पींग की आवाज आई जब कुछ युआन क्यूई विस्फोटित हुई, जिससे एक झटका लहर निकली। अर्जुन और समर एक दूसरे से अलग हो गए। इससे पहले दोनों के वारों का आदान प्रदान एक तूफान की तरह था। ये कहना मुश्किल था कि उन्होंने कितने वार किए थे। इस विस्फोट के बाद अब अर्जुन और समर लगभग 200 फीट की दूरी पर खड़े थे। उनके बीच अभी भी युआन क्यूई की बची हुई ऊर्जा हवा में लहरा रही थी। मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी गति तुमसे तेज होने के बावजूद मैं सिर्फ गति के बल पर तुम्हें हरा नहीं सकता। समर की आवाज गंभीर थी। इससे पहले वह हमेशा अपनी गति से जीतता आया था, लेकिन आज अर्जुन के खिलाफ उसे अपना नजरिया बदलना पड़ा। तेज गति को भी हराया जा सकता था। पहले जो प्रतिद्वंदी समर के सामने आए थे वे सभी कमजोर थे, लेकिन अब एक सच्चे योद्धा के खिलाफ अनपेक्षित परिस्थितियां सामने आ सकती थीं। अर्जुन ने कहा, जब तुम गति के प्रति बहुत जुनूनी हो जाते हो तो तुम्हारी आक्रमण शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे साथ लड़कर मुझे निराशा नहीं हुई। हमें लड़ाई के जरिए ही परिपक्व होना होगा। अधिक से अधिक योद्धाओं का सामना करके ही हम सीख सकते हैं और जीवन मृत्यु की लड़ाई में अप्रत्याशित परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे, समर ने कहा और अपनी तलवार को बैंगनी टंगस्टन टाइलों में गाड़ दिया। जेड 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 बिजली के कट की आवाज के साथ अर्जुन ने टाइलों से कट महसूस किया। इससे उसे सुन्न महसूस हुआ। अर्जुन ने तुरंत अपनी शुद्ध यांग क्यूई को चलाया ताकि इस हमले को सह सके। ओह! समर ने बिजली को बैंगनी टंगस्टन टाइलों में भेजा, जमीन के जरिए अर्जुन पर हमला करने के लिए। कई लोग चौंक गए। जमीन मानो अर्जुन के खिलाफ हो गई थी, लेकिन जल्द ही वे चुप हो गए। उन्होंने देखा कि एक बैंगनी प्रकाश पर्दा दिव्य जंगल मंच के ऊपर प्रकट हुआ। एक विशाल कटोरे की तरह इसने पूरे मंच को घेर लिया।
यह क्या है? कई लोग उलझन में थे। यह एक शक्ति क्षेत्र है। भीड़ में एक मानव लॉर्ड स्तर का व्यक्ति चौंककर बोला, शक्ति क्षेत्रों को डोमेन भी कहा जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष लॉज से इतनी गहरी पहचान बना पाते हैं। तभी उन्हें ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती है। आश्चर्य की बात है कि यह काले कपड़े पहने युवा इतनी कम उम्र में अपनी खुद की शक्ति क्षेत्र बना सकता है। किसी भी योद्धा के लिए उच्च स्तर की साधना में पहुंचने पर लॉज को सीखना संभव होता है, लेकिन असली अंतर उनकी समझ के स्तर में होता है। शक्ति क्षेत्र हालांकि बिल्कुल अलग होते हैं। ये बेहद गहरे और जटिल होते हैं। केवल असाधारण प्रतिभाशाली लोग ही इसे समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की लॉस के साथ आत्मीयता अफिनिटी पर्याप्त नहीं होती, तो वह जीवन भर शक्ति क्षेत्र की अंतर्दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। और यह आत्मीयता जन्मजात होती है, बाद में मेहनत करने से भी इसका प्रभाव सीमित ही रहता है। युआन फाउंडेशन स्तर के योद्धा, उच्च मानव लॉर्ड या यहाँ तक कि ऋषि भी, वे सभी शक्ति क्षेत्र की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। क्योंकि ऋषि अन्य क्षेत्रों में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी आत्मीयता कुछ विशेष लॉस के साथ हो। उदाहरण के लिए एल्डर अमिताभ तलवार पर केंद्रित था और तलवारबाजी में बेजोड़ था। लॉस के मामले में एल्डर अमिताभ ने सूरतगढ़ पवित्र तकनीक की साधना की थी, और यद्यपि उसने इसमें एक उच्च स्तर प्राप्त किया, फिर भी उसमें शुद्ध यांग ऊर्जा के प्रति आत्मीयता की कमी थी। इसी कारण वह आज तक अपना शुद्ध यांग शक्ति क्षेत्र नहीं बना सका था। जब समर ने अपना बिजली शक्ति क्षेत्र जारी किया, तो न केवल दर्शक बल्कि बुजुर्ग मंच पर बैठे एल्डर भी आश्चर्यचकित रह गए। ये काले कपड़े पहने युवा निश्चित रूप से बिजली के देवता का प्रिय पुत्र था। वह स्वाभाविक रूप से बिजली का स्वामी था। बिजली के लॉस के प्रति उसकी समझ और आत्मीयता अद्भुत थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।